दृष्टि आईएएस के इन न्यूज़ प्रोग्राम में आपका स्वागत है और मैं हूं हिमांशु। दोस्तों, हाल ही में अमेरिका और रूस के बीच में एक बैठक का आयोजन किया गया है। इन दोनों देशों के बीच में बातचीत हुई है। तो वैश्विक परिदृश्य में इस बातचीत की क्या निहितार्थ है, इसका क्या रोल हो सकता है आने वाले समय में अन्य देशों के साथ जो वैश्विक परिदृश्य है उसके संबंध में और इन दोनों देशों के बीच में भी, तो आज के इस सेशन में हम इस न्यूज़ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टाइटल है, जो हमारा टॉपिक है, वह है जो बाइडेन की यूरोपीय यात्रा और अमेरिका रूस संबंध। तो इसके संबंध में जो न्यूज़ हमने ली है वह है जो बाइडेन इन यूरोप टेक अवेज फ्रॉम G7 नाटो एंड जिनेवा समिट विद व्लादिमीर पुतिन। तो यह हमारी आज की न्यूज़ है। तो अमेरिका के जो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन हैं वो अपनी जो है यूरोप की यात्रा पर गए हैं और इस यात्रा के दौरान उन्होंने कुछ सम्मेलनों में हिस्सा भी लिया है, जैसे G7 सम्मेलन, नाटो का सम्मेलन और जिनेवा समिट भी यहाँ पर आयोजित की गई है। तो हमारे आज के जो डिस्कशन के जो पॉइंट्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। आज हम बात करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति की इस यूरोप यात्रा के बारे में कि कहाँ कहाँ पर उन्होंने क्या क्या चीज़ों को संबोधित किया है और किन किन बैठकों में हिस्सा लिया है। स्विट्जरलैंड समिट या इसे ही जिनेवा समिट भी कहा गया है, यह क्या है, इसमें बैठक के दौरान क्या क्या बातचीत की गई, क्या विशेषताएं रहीं, इसके बारे में भी बात करेंगे। प्रमुख मुद्दे क्या रहे इस बैठक के, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके प्रभाव क्या हो सकते हैं और इस ओवरऑल जो बैठकें रहीं उनका क्या निष्कर्ष है, और एक सवाल हम सेशन में शामिल करेंगे। क्योंकि यह जो पूरा टॉपिक है वह अंतर्राष्ट्रीय संबंध खंड से जुड़ा हुआ है, वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में चर्चा करता है, इसलिए इसे हम मेंस के स्तर पर GS पेपर 2 में शामिल करेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति की यूरोप यात्रा के बारे में। तो अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन या जो बाइडेन भी उन्हें कहते हैं, उन्होंने अभी यूरोप में यात्रा की है यूरोप के लिए। इस यूरोप यात्रा के दौरान उन्होंने G7 सम्मेलन में हिस्सा लिया है, नाटो सम्मेलन में हिस्सा लिया है और एक बैठक की है स्विट्जरलैंड समिट के नाम से या जिनेवा समिट के नाम से। इस बैठक में रूस के साथ उनकी द्विपक्षीय बातचीत हुई है। तो जो G7 सम्मेलन है इसका आयोजन यूके में किया गया और नाटो सम्मेलन का आयोजन बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में किया गया। इन दोनों ही टॉपिक्स पर विस्तार में चर्चा हमने अन्य न्यूज़ प्रोग्राम्स में की है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनका लिंक दे दिया जाएगा, तो आप इनको जाकर के पहले देखिए और उसके बाद इस प्रोग्राम को देखिएगा। हम कह सकते हैं कि यह जो प्रोग्राम आज का हमारा सेशन है ये इसी का एक अगला चरण होगा। साथ ही एक स्विट्जरलैंड समिट के बारे में जो बात है, यहाँ पर अमेरिका और रूस के संबंधों के बारे में चर्चा है, तो इसके बारे में भी इससे जुड़ा हुआ एक और प्रोग्राम US और रशिया रिलेशंस के नाम से इसके पहले किया गया है। उसमें भी इस जो समिट है इसके बैकग्राउंड की अच्छी खासी उसमें काफ़ी बेहतरीन तरीके से चर्चा की गई है, उसका भी लिंक आपको दे दिया जाएगा, उसको भी देखिएगा। ये इस सेगमेंट का चौथा वीडियो आप मान सकते हैं। तो जो स्विट्जरलैंड समिट हुई, आज हम यहाँ पर उसका डिस्कशन पूरी तौर से करेंगे कि इस बैठक में क्या क्या बातें निकल करके सामने आई। तो अब बात करते हैं हम, चूँकि जिनेवा में इस समिट का आयोजन किया गया है इसलिए हम मैप में सबसे पहले जिनेवा की स्थिति को देखते हैं और स्विट्जरलैंड की स्थिति देखते हैं। तो स्विट्जरलैंड की राजधानी यहाँ पर बर्न है और जिनेवा स्विट्जरलैंड का एक शहर है। जिनेवा में कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के मुख्यालय मौजूद हैं। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि वे कौन कौन सी संस्थाएं हैं। इसके अलावा जो स्विट्जरलैंड है उसकी जो सीमा है वह जर्मनी से, फ्रांस से, इटली से और ऑस्ट्रिया से लगती है। यह एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, यूरोप का एक मुख्य देश है। अब बात करते हैं हम स्विट्जरलैंड समिट के बारे में। तो चुनाव जीतने के बाद जो बाइडेन की यह रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से पहली मुलाकात है जो इस समिट के दौरान की गई है। पिछले काफ़ी समय से दोनों देशों के बीच में रिश्ते काफ़ी समय से ख़राब होते जा रहे हैं और एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप के दौर में रिश्तों में काफ़ी ज़्यादा दरार देखी गई। ठीक है, अभी इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो इस जो समिट है, इस समिट में जो चर्चा की गई है वह सहयोग एवं असहमति के क्षेत्रों में यहाँ पर चर्चा की गई है। यहाँ पर स्पष्ट रूप से जो बातें हैं, किन क्षेत्रों में अमेरिका और रूस सहयोग कर सकते हैं और साथ ही किन क्षेत्रों में अमेरिका को रूस से शिकायतें हैं या फिर रूस को अमेरिका से शिकायतें हैं, इनकी स्पष्ट चर्चा इस बैठक में की गई है। यानी यह सम्मेलन ऐसा नहीं था कि सारे लोग बैठ करके
प्रेस वार्ता करके कुछ बहुत अच्छे अच्छे मुद्दों पर पहुंचे हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हमें बैठक में सख्ती भरे अंदाज में मामलों की चर्चा देखने को मिली है। यहाँ पर एक बात भी निकल करके आई है कि यहाँ पर आपसी सम्मान और आपसी संदेहों को व्यक्त किया गया है। यानी जिस तरीके से अमेरिका रूस को देखता है संदेह की दृष्टि से, या फिर उसने रूस के ऊपर इसके पहले कई सारे आरोप भी लगाए थे कि रूस की तरफ से वहाँ पर साइबर अटैक किए गए या फिर अन्य चीज़ों को प्रभावित करने की कोशिश की गई, आंतरिक राजनीति पर प्रभावित करने की जो है आरोप अमेरिका ने रूस पर लगाए थे। इसी तरह रूस भी कई तरीके से ऐसे आरोप जो है अमेरिका के ऊपर लगाता रहा है और अमेरिका के आरोपों का रूस ने अपनी तरफ से खंडन भी किया है। तो ये इसके संबंध में बात है। इस जो चर्चा हुई, जो बैठक हुई, इसमें क्या क्या प्रमुख मुद्दे रहे उनकी बात करें तो साइबर हमले, यहाँ पर अभी हमने जिक्र किया इसके बारे में, साइबर हमले यहाँ पर प्रमुख रूप से उठाए गए। इसके पहले दोनों देशों के बीच में जब बातचीत भी की गई थी तब भी यह बात निकल करके सामने आई थी कि 2016 का, चाहे वह राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का चुनाव अभियान हो, उस समय भी ये खुफिया एजेंसियों ने आरोप लगाया था कि रूस की तरफ से इन चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश की गई है। इसके अलावा एक और आरोप जो लगा वह सरकारी एजेंसियों और बिजनेसेस पर साइबर हमले रूस के द्वारा प्रायोजित किए जाने का भी आरोप लगाया गया। हालांकि रूस ने इससे साफ तौर पर इनकार किया है, लेकिन जब ऐसी घटनाएं हुई उसके कुछ समय पहले जो बिडेन ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को हत्यारा कहकर भी संबोधित किया, जिसके बाद रूस ने अमेरिका में मौजूद अपने राजदूत को वापस बुला लिया। इस घटना के बाद अमेरिका ने भी प्रतिक्रिया दी और रूस में मौजूद अपने राजदूत को वापस बुलाया। तो अभी का जो समिट या बैठक हुई है उसमें राजदूतों की पुनः बहाली पर भी बातचीत की गई है कि हम वापस से राजदूतों को एक दूसरे देशों में, एक दूसरे के स्थानों पर भेजेंगे। एक अगला मुद्दा है मानवाधिकारों के उल्लंघन का। यहाँ पर आरोप है कि अमेरिका में जैसे कैपिटोल हिंसा हुई, इसके अलावा जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या का मामला रहा जहाँ पर आंदोलन चला ब्लैक लाइव्स मैटर के नाम से, तो वहाँ पर भी उस दौर में रूस ने कई सारी टिप्पणियाँ की थी। अमेरिका के अंतर्गत लोकतांत्रिक देश होने के नाते, विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र होने के नाते इस तरह की घटनाएं आना वहाँ पर शर्मनाक है। हालांकि जो बिडेन ने इन दोनों घटनाओं की तुलना से इनकार किया है कि इनकी तुलना नहीं हो सकती। दूसरी घटना जो रूस की है जिसके बारे में बात करते हैं, तो रूस में जो राजनीतिक विरोधी हैं किसके, व्लादिमीर पुतिन के, उनका नाम है एलेक्स नवल्नी, तो उनको रूस में जेल में इस वक्त बंद किया गया था। तो व्लादिमीर पुतिन ने जब उनको बंद किया तो इसका जो है पूर्ण रूप से अमेरिका ने विरोध किया और इस पर आपत्ति जताई। जो बिडेन ने कहा भी कि उनको जेल में रखना एक तरीके से शर्मनाक है। तो यह जो वर्जन है वह अमेरिका का है कि उन्होंने वहाँ पर मानवाधिकारों के उल्लंघन की बात कही है। इसी तरह यूक्रेन पर हमले को लेकर के अमेरिका ने टिप्पणी की थी रूस के ऊपर। यूक्रेन पर हमले के साथ ही क्रीमिया पर जो अधिकार रूस ने किया था उसको लेकर के वैश्विक स्तर पर रूस की छवि तो खराब हुई ही थी, साथ ही अमेरिका ने इसका खुल करके विरोध किया था। तो क्रीमिया के हिस्से को एक बार हम देख लेते हैं क्योंकि यह अक्सर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कभी भी मैप के रूप में पूछा जा सकता है परीक्षा में। तो क्रीमिया एक पेनिनसुलाई क्षेत्र है या प्रायद्वीपीय भाग है। यह यूक्रेन का हिस्सा हुआ करता था जिसे 2014 में रशिया ने अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। इसके बाद कई सारे देश आज भी इसको ऑक्युपाइड क्षेत्र मानते हैं, हालांकि रशिया इसे अपना क्षेत्र मानता है। यूक्रेन की सीमा बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया और मोल्डोवा के साथ रशिया से भी लगती है। यूक्रेन की राजधानी कीव है। इस फैक्ट को आप याद रखेंगे, परीक्षा में काम आ सकता है। एक और जो तथ्य है वह यह है कि क्रीमिया का जो क्षेत्र है वह सी ऑफ एजोव यानी एजोव सागर से लगता है, इसके अलावा ब्लैक सागर से भी लगता है, तो इस बात को याद रखिएगा। अब बात करते हैं अगले एक पॉइंट की जो आर्म्स कंट्रोल के नाम से यहाँ पर चर्चा का मुद्दा बना था। तो जैसे ही दोनों देशों के बीच में ऐसी बातचीत निकल करके आ रही थी कि दोनों देशों के संबंध बेहतर होना बहुत ही मुश्किल है, इसके लिए यह एक जो ट्रीटी है न्यू स्टार्ट ट्रीटी काफ़ी पुरानी है। इसको लेकर के जब इसको फिर से रिन्यू किया गया तब फिर से इन दोनों देशों के बीच के संबंधों को बेहतर बनने की दिशा में एक सकारात्मक बात सामने निकल करके आई। अभी हाल ही में फरवरी 2026 तक इसको बढ़ाया गया है इस ट्रीटी को, और यह ट्रीटी साइन की गई थी या लागू हुई थी फरवरी 2011 में। यह रूस और अमेरिका के बीच एक संधि है और इस संधि का उद्देश्य
सामरिक आक्रामक हथियारों में कमी करना, उनके लिए एक सीमा निर्धारित करना। इसके अलावा अंतर महाद्वीपीय जो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, जो परमाणु हथियारों को ले जाने में संपन्न हैं, उनको भी एक तरीके से उन पर सीमा लगाने का यहाँ पर एक प्रयास किया गया है। तो यह संधि अमेरिका की सुरक्षा के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इस संधि का भी यहाँ पर जिक्र किया गया है। अब बात करते हैं इस बैठक के प्रभाव क्या हो सकते हैं। तो इस बैठक से रूस और अमेरिका के संबंधों को लेकर के बातचीत की जा रही है कि रूस और अमेरिका के संबंधों का भविष्य क्या होने वाला है, क्योंकि पिछले जो एक लंबा इतिहास रहा है अमेरिका और रूस के संबंधों को लेकर के, वह अपने आप में किसी से छुपा नहीं है और एक लंबा शीत युद्ध का दौर चला। आप विश्व इतिहास के क्षेत्र में इसे पढ़ेंगे या फिर पढ़ चुके होंगे। तो अधिक पारंपरिक अमेरिकी रूस संबंधों का बनना यहाँ पर देखा जा रहा है। यहाँ पर पारंपरिक का मतलब हुआ कि जिस प्रकार से पहले बहुत ज़्यादा प्रैग्मेटिक रिलेशन हुआ करते थे दोनों देशों के बीच में, वैसी एक स्थिति बनती हुई दिख रही है। यह क्यों बन रही है? क्योंकि जो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन हैं, वे इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के प्रशासन में 2011 के समय भी इसके पहले रूस के राष्ट्रपति से मुलाकात कर चुके हैं। तो उनके अंतर्गत उनके क्षेत्र में जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है उनको लेकर के उन्होंने बहुत सारा, विदेश नीति को लेकर के बहुत सारा काम किया है। तो उनका मानना है कि चीन से बड़ा जो एक विरोधी देश है वह रूस अमेरिका के लिए हो सकता है। ऐसे में उन्होंने रूस के लिए कहा है कि रूस किसी तरह के सहयोगी के बजाय एक योग्य विरोधी के तौर पर सामने आ रहा है। यहाँ योग्य विरोधी का मतलब हुआ एक प्रभावशील देश जिसने हमेशा से ही अमेरिका को टक्कर देने का प्रयास किया है। वहाँ पर उन्होंने डेटरेंस की बात भी की। यहाँ डेटरेंस का मतलब हुआ एक निरोध, एक तरीके से निरोध। किस तरीके से निरोध? कि यदि एक देश किसी दूसरे देश पर किसी तरह का आक्रमण करता है तो उसको रोकने के लिए अगला देश भी उतने ही बल से आक्रमण करने का एक दबाव डालता है। ऐसे में दोनों देशों के बीच में संतुलन स्थापित होता है कि यदि हमने इस पर हमला किया तो वह भी हम पर हमला कर सकता है। यही बात यहाँ पर निकल करके आई कि अमेरिका ने रूस पर इस बात को लेकर के दबाव डाला कि यदि इस तरीके के साइबर हमले रूस के द्वारा अमेरिका पर किए जाते रहेंगे तो अमेरिका भी इस तरह के हमले करने से पीछे नहीं हटेगा या अमेरिका भी ऐसे हमले करने में सक्षम है। तो यह एक अपने आप में दबाव है। हमने शीत युद्ध के दौर में भी देखा था कि जब कोई देश परमाणु हथियारों को हासिल करने की होड़ में एक देश लगता था, उसी दौरान दूसरा देश भी ऐसे ही प्रयास करता था। इसका उद्देश्य होता था एक दूसरे को संतुलित करना। हालांकि अब का दौर पहले से काफ़ी अलग है, तभी हमने इसके पहले एक संधि की बात की थी, जो न्यू स्टार्ट संधि थी, वह इसी से संबंधित थी दरअसल। तो अब उनका कहना है कि हम परमाणु हथियारों की होड़ को भी रोकेंगे, साथ ही दूसरे देश को संतुलित भी करेंगे कि वह आज के समय के हिसाब से अन्य हमलों को करने से रोके, जैसे साइबर हमले हैं या अन्य किसी तरह का नुकसान करने लायक। दोनों देशों के बीच स्थिरता और पूर्वानुमेयता की उम्मीद यहाँ पर अमेरिका के राष्ट्रपति ने जताई है। स्थिरता का मतलब स्टेबिलिटी और पूर्वानुमेयता का मतलब है प्रोबेबिलिटी, यानी संभावना क्या हो सकती है। तो यहाँ पर पूर्व अनुमान लगाया जा सके एक दूसरे देशों की स्थितियों का कि वे क्या करने जा रहे हैं आने वाले समय में, इसको लेकर के उम्मीद जताई है। इसका प्रभाव भारत की अगर हम बात करें, भारत सहित वैश्विक संबंधों पर तो पड़ेगा ही। भारत देखिए, भारत की रूस से और अमेरिका से इस समय दोनों देशों से स्थितियां बेहतर हैं और संबंध भारत सुधार रहा है। जहां रूस के साथ भारत के रक्षा के क्षेत्र में और व्यापार के क्षेत्र में संबंध है, वहीं भारत की नई आर्थिक नीतियां अमेरिका के नज़दीक भी भारत को लेकर के जा रही है। ऐसे में भारत के लिए दोनों देशों के बीच संतुलन बनाना अपने आप में एक चुनौती होती है। तो यदि रूस और अमेरिका के संबंधों में सुधार होगा तो भारत के लिए दोनों के बीच में संतुलन बनाना तुलनात्मक रूप से आसान हो सकता है। जैसे कि हमने देखा कि अमेरिका और ईरान के संबंध खराब होते समय भारत को ईरान के साथ व्यापार करने में काफ़ी ज़्यादा दबावों का सामना करना पड़ा। तो यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की दुनिया में देखने को हमें हमेशा मिलता है। अब हम बात करते हैं इस पूरी बैठक के निष्कर्ष के बारे में। तो इसका जो निष्कर्ष है वह यही है कि आने वाले समय में अमेरिका की बदलती विदेश नीति की ओर यहाँ पर एक तरीके से इशारा हमें दिख रहा है। बदलती का यहाँ पर अर्थ यही है कि इसके पहले डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका फर्स्ट की नीति को अपनाते हुए कई सारी संस्थाओं से बाहर आ रहे थे, वहीं जो बिडेन है नए राष्ट्रपति, उनका कहना है कि वे अमेरिका इज़ बैक, यानी अमेरिका को वापस से एक सुपर पावर बनाने की दिशा में प्रयास करेंगे। तो इसलिए उन्होंने आगे बढ़ कर के जो पर्यावरणीय संबंधी जो आंदोलन है, पेरिस जलवायु समझौता है, उसमें उन्होंने वापस से पार्टिसिपेशन किया है
और आगे भी उसमें जुड़े रहने की और उसके जो बेहतर परिणाम हैं उनको पाने की उम्मीद की है। यहाँ पर चीन और रूस को संतुलित करना भी यहाँ पर अमेरिका का उद्देश्य दिखाई पड़ता है। इसके अलावा उनका कहना है कि यह एजेंडा रूस के खिलाफ नहीं है बल्कि अमेरिकी लोगों के लिए है, यानी उनका प्रयास अमेरिका के लोगों के लिए है कि आने वाले समय में उन पर किसी भी तरीके का कोई भी संकट ना आए। तो हर देश की विदेश नीति इससे संबंधित होती है, अपने देशों की सुरक्षा किसी भी देश के लिए प्राथमिकता होती है। तो ये था आज का हमारा डिस्कशन। चलिए आज का सवाल देखते हैं। सवाल है, अमेरिका रूस संबंधों में एक बार फिर से शीत युद्ध जैसी स्थिति दिखाई दे रही है, कथन का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो यह जो स्टेटमेंट वाला सवाल होता है, इसमें समालोचनात्मक मूल्यांकन का अर्थ ही है कि आप इस क्वेश्चन में अपनी राय, इस स्टेटमेंट के पक्ष में या विपक्ष में अपनी राय रख सकते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि फिर से शीत युद्ध जैसी स्थिति दिखाई दे रही है। 1945 के बाद से 1990 के दशक तक विश्व दो धड़ों में बटा हुआ दिखाई दिया। तो क्या ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है या नहीं दिखाई दे रही है, इसके बारे में आपको बताना है। तो सामान्यतः उत्तर यही है कि ऐसी स्थिति हम कह सकते हैं कि कुछ कथनों में पूर्व के संबंधों जैसी स्थितियां तो दिखाई देती है, लेकिन शीत युद्ध जैसी कोई स्थिति यहाँ पर नहीं है। तो इसको आपको कुछ पॉइंट्स के साथ उदाहरण सहित यहाँ पर बताना है और कथन का समालोचनात्मक मूल्यांकन करना है। 250 शब्दों में इसका उत्तर दीजिए। आपसे मिलेंगे अगले सेशन में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सेफ रहिए। शुक्रिया।